भारतीय संविधान के भाग 5 के अध्याय 2 में आपको हम पढ़ा रहे हैं। आर्टिकल 90 तक पढ़ा दिए हैं। राज्यसभा चल रहा था तो 91 89 से 92 तक राज्यसभा है, तो 91 और 92 पढ़ा देंगे तो राज्यसभा कंप्लीट हो जाएगा। 2 आर्टिकल बचा है राज्यसभा में, 91 और 92। उसके बाद राज्यसभा के बाद लोकसभा आ जाएगा। 93 से लेकर के 96 तक लोकसभा है, हाउस ऑफ द पीपुल, जिसे निम्न सदन भी कहते हैं। राज्यसभा को उच्च सदन कहते हैं और लोकसभा को निम्न सदन। उसके बाद आर्टिकल 97 पढ़ना है। जितने अधिकारी है, जैसे सभापति हो गया, उपसभापति हो गया, अध्यक्ष हो गया, उपाध्यक्ष हो गया, ठीक ना, तो सभी के बारे में आर्टिकल 97 के में पढ़ना है। उनके वेतन और भत्ते, वेतन कितने होंगे उनके बारे में, वेतन और भत्ते का निर्धारण कौन करता है, इसके बारे में जानकारी किसमें मिलती है, आर्टिकल 97 में। उसके बाद आर्टिकल 98 में क्या पढ़ना है, संसद का सचिवालय, सेक्रेटेरिएट, संसद का एक सचिवालय होता है। 99 में संसद के सदस्यों द्वारा शपथ कैसे लिया जाएगा, 99 में पढ़ना है। 100 में पढ़ना है मतदान कैसे होता है और कोरम क्या चीज़ है। 100, 101 और 102 सीटों को खाली होने पर और सदस्यों की अयोग्यता, उसके बाद जुर्माना। 3 आर्टिकल्स, सीटों को खाली होना, सदस्यों की अयोग्यता और जुर्माना पढ़ना है। किस में, 101 में। आर्टिकल 105 में क्या पढ़ना है, सांसदों, जितने एमपीज है उनकी पावर क्या है, शक्तियाँ, और उनके विशेषाधिकार और अधिकार क्या है, उनके बारे में पढ़ना है। सांसदों के शक्ति और अधिकार के बारे में पढ़ना है आर्टिकल 105 में। आर्टिकल 106 में क्या पढ़ना है, सांसदों के वेतन, जितने एमपी होते हैं, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, लोकसभा और राज्यसभा के सदस्य, उनके वेतन और भत्ते का निर्धारण कौन करेगा, ठीक है। विधायी प्रक्रिया, कानून बनाना, विधायी प्रक्रिया मतलब का विधान, विधान बनाना मतलब कानून बनाना। बिल, विधेयक कैसे पास होता है, कोई किसी चीज़ पर विधेयक पास करना है, कोई कानून बनाना है, तो उस कानून को बनाने के लिए क्या प्रक्रिया है, इसके बारे में पढ़ना है। आर्टिकल 107 में साधारण विधेयक, साधारण बिल को कैसे पेश किया जाएगा और कैसे पारित होगा, ठीक है। 107 में पेश कैसे किया जाएगा और पारित कैसे होगा। 108 में पढ़ना है संयुक्त बैठक, राज्यसभा और लोकसभा का संयुक्त बैठक, ज्वाइंट जब सीटिंग होगी, जब दोनों सदनों का मतभेद हो, जब दोनों सदनों में मतभेद हो तो संयुक्त बैठक के बारे में 108 में पढ़ना है। 109 धन विधेयक, मनी बिल के संबंध में आपको मनी बिल क्या है और इसके संबंध में विशेष प्रक्रिया पढ़ना है। आर्टिकल 110 धन विधेयक की परिभाषा पढ़ना है, डिफिनीशन ऑफ मनी बिल। आर्टिकल 111 में विधेयकों पर राष्ट्रपति की सहमति, वीटो पावर, वीटो पावर क्या चीज़ है, इसके बारे में, विधेयकों पर राष्ट्रपति की सहमति। उसके बाद देखिए, ये इम्पोर्टेंट बहुत है, बजट, 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 बजट के बारे में पढ़ना है। उसके बाद आपको बजट हो जाएगा 112 आर्टिकल, और आर्टिकल 120 में संसद में प्रयोग की जाने वाली भाषा, ये भी बहुत इम्पोर्टेंट है। आर्टिकल 120 संसद में प्रयोग की जाने वाली भाषा। आर्टिकल 121 है संसद में चर्चा पर रोक, संसद में चर्चा, जब संसद यानी पार्लियामेंट में चर्चा पर रोक कब होगी,
सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट के जज द्वारा कार्य में किए गए आचरण पर, तो संसद में चर्चा पर रोक लग जाएगा। इसके बारे में पढ़ना है। 122 कोर्ट संसद की कार्यवाही की जांच नहीं करेगा। 122 आर्टिकल क्या कहता है कि कोर्ट है ना, जो न्यायालय है, सुप्रीम कोर्ट है, हाई कोर्ट है, यह संसद की जो कार्यवाही है उस पर उसके हस्तक्षेप नहीं करेगा, उसकी जांच नहीं करेगा, उसको कार्यवाही पर उससे कोई मतलब लेना देना नहीं होता है। कोर्ट संसद के काम में दखलंदाजी नहीं करेगा। 122 तक जब पढ़ लीजिएगा तो आपका भाग 5 का अध्याय 2 समाप्त हो जाएगा। लेकिन अभी आपको हम जो बाकी आर्टिकल है 91 से स्टार्ट करते हैं। ठीक, 91। अब देखिए 91 आर्टिकल क्या कह रहा है। 91 आर्टिकल कह रहा है कि राज्यसभा के सभापति का पद खाली होने पर, मान लीजिए राज्यसभा है, राज्यसभा में सभापति का पद खाली हो गया, राज्यसभा के सभापति का पद खाली हो गया, यानी राज्यसभा के अध्यक्ष का पद खाली हो गया, तब क्या होगा? राज्यसभा के जो चेयरमैन है, अध्यक्ष है, यूँ कहिए सभापति है, उनका पद खाली हो जाएगा तो उपसभापति जो उनके नीचे होते हैं, उपसभापति, वो पद संभालेंगे। किस में लिखा हुआ है? आर्टिकल 91। सभापति का पद किसी कारणवश खाली, मतलब कि खाली नहीं रहना चाहिए, तुरंत यदि किसी कारणवश खाली हुआ तो उपसभापति पद को क्या करेंगे? संभालेंगे। तो उपसभापति का भी पद देखेंगे और अपना सभापति का भी पद देखेंगे, दोनों पद देखेंगे। और जब उपसभापति सभापति का पद संभाल लेगा तो उनकी सारी सुविधाएं, उपसभापति को सारी सुविधाएं सभापति वाला मिलेगा, पेमेंट भी उतना ही सभापति वाला ही मिलेगा, पेमेंट और भत्ते और उनका आवास सब सभापति वाला ही मिलेगा। कब? जब पद खाली हो जाए और उपसभापति सभापति का पद संभाल लेंगे तब। अब आ जाइए आर्टिकल 92। आर्टिकल 92 क्या कह रहा है? राज्यसभा के सभापति को अध्यक्षता पर रोक। राज्यसभा के सभापति की अध्यक्षता पर रोक। कब अध्यक्षता नहीं करेंगे? सभापति, राज्यसभा के अध्यक्ष कब अध्यक्षता नहीं करेंगे उनका? तो राज्यसभा के सभापति कौन होता है? उपराष्ट्रपति होता है। कोई पूछे कि राज्यसभा का सभापति कौन होता है? उपराष्ट्रपति। जो ही कोई भारत का उपराष्ट्रपति बनता है तुरंत वो राज्यसभा के सभापति के रूप में कार्य करना शुरू कर देता है। तो राज्यसभा के सभापति अध्यक्षता पर कब रोक लगेगा, यानी उपराष्ट्रपति कब अध्यक्षता नहीं करेंगे? यदि कोई प्रस्ताव विचाराधीन हो जाए, यदि किसी कारणवश कोई प्रस्ताव जो है विचाराधीन हो जाए, तब उनको अध्यक्षता करने की रोक लगा दी जाती है। यानी कोई प्रस्ताव पर विचार किया जा रहा है, ठीक ना? यदि राज्यसभा के सभापति या उपसभापति किसी कारणवश प्रस्ताव विचाराधीन हो, उस प्रस्ताव को विचार करने के लिए रखा गया है, तो तब उनको अध्यक्षता करने से रोक लगा दी जाती है। तब अध्यक्षता नहीं करेंगे यदि कोई प्रस्ताव विचाराधीन हो तब। यानी कि कहने का मतलब है कि कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं रहना चाहिए। यदि कोई प्रस्ताव विचाराधीन है तब उनकी अध्यक्षता पर राष्ट्रपति की अध्यक्षता पर रोक लग जाएगी, ठीक ना? उपराष्ट्रपति की अध्यक्षता पर, उपराष्ट्रपति अध्यक्ष होते हैं ना राज्यसभा के। तो यदि कोई प्रस्ताव विचाराधीन है तो उनका अध्यक्षता समाप्त हो जाएगी। अब चले आइए
आर्टिकल 93, ये कितना था, आर्टिकल 92 था। अब चले आइए आर्टिकल 93 को, राज्यसभा कंप्लीट हो गया। अब चलिए अब लोकसभा के बारे में पढ़िए। लोकसभा यानी हाउस ऑफ द पीपुल, जनता का सदन होता है। लोकसभा क्या होता है, जनता का सदन होता है। राज्यसभा जनता का सदन नहीं होता है। राज्यसभा ये जनता का सदन नहीं, जनता द्वारा चुने हुए प्रतिनिधि का सदन होता है। इसलिए लोकसभा को हम निम्न सदन कहते हैं, लोअर हाउस कहते हैं, क्योंकि जनता द्वारा चुने गए प्रतिनिधि लोकसभा के सदस्य होते हैं। आर्टिकल 93 क्या कह रहा है कि लोकसभा के अध्यक्ष, लोकसभा के अध्यक्ष को हम स्पीकर भी कहते हैं। लोकसभा के अध्यक्ष यानी स्पीकर और उपाध्यक्ष यानी डिप्यूटी स्पीकर का चुनाव, लोकसभा के अध्यक्ष और डिप्यूटी स्पीकर यानी उपाध्यक्ष का नियुक्ति कैसे होगा, चुनाव कैसे होगा, इसके बारे में पढ़ना है आर्टिकल 93 में। तो चलिए बारी बारी से हम समझते हैं कैसे इनकी चुनाव होता है। तो लोकसभा के अपने सदस्यों में से ही स्पीकर और डिप्टी स्पीकर का चुनाव करके नियुक्त करेगी। लोकसभा अलग से स्पीकर का चुनाव नहीं होगा, लोकसभा अध्यक्ष का चुनाव अलग से नहीं होगा, लोकसभा उपाध्यक्ष का चुनाव अलग से नहीं होगा, यानी स्पीकर का चुनाव अलग से नहीं होगा, डिप्यूटी स्पीकर का चुनाव अलग से नहीं होगा। अध्यक्ष को ही स्पीकर बोलते हैं अंग्रेजी में। तो कहाँ से होगा, तो लोकसभा में जो चुने गए सदस्य हैं, लोकसभा के जो सदस्य हैं उसी में से वोटिंग के द्वारा, बहुमत के द्वारा स्पीकर और डिप्यूटी स्पीकर का चुनाव होता है। लोकसभा के गठन के तुरंत बाद, जैसे मान लो कि चुनाव हुआ लोकसभा का, सरकार बन गई और लोकसभा का गठन हो गया, तो जब लोकसभा का गठन हो जाएगा तो उसके तुरंत बाद ही स्पीकर का चुनाव होगा। तो अध्यक्ष स्पीकर अपना इस्तीफा उपाध्यक्ष को देते हैं। अध्यक्ष इस्तीफा किसको देंगे, मान लो किस कारण बस अध्यक्ष अपना पद संभालने में असमर्थ है, चाहे जो भी हो रीजन, कि अध्यक्ष पद लेना नहीं चाहते हैं, चाहे अध्यक्ष पद, तब क्या होगा, अपना इस्तीफा किसको देंगे, अपना रिजाइन किसको देंगे, उपाध्यक्ष को देंगे कि आप ये अपना मेरा इस्तीफा लीजिए और अपना पद संभालिए। तो तुरंत उपाध्यक्ष स्वीकार करके अध्यक्ष का पद संभालने लगेंगे। अध्यक्ष अपना इस्तीफा उपाध्यक्ष को देता है तथा उपाध्यक्ष अपना इस्तीफा अध्यक्ष को देता है, और उपाध्यक्ष यदि कार्य अपना न करने में असमर्थ है तो अपना रिजाइन किसको देगा, अध्यक्ष को देगा। यानी एक दूसरे का, समझिए, एक दूसरे को इस्तीफा देते हैं, अध्यक्ष उपाध्यक्ष, उपाध्यक्ष अध्यक्ष को। तो प्रथम लोकसभा का अध्यक्ष कौन चुना गया था, आज आ जाता है परीक्षा में कि प्रथम लोकसभा अध्यक्ष कौन थे, जीवी मावलंकर। जीवी मावलंकर क्या थे, प्रथम लोकसभा अध्यक्ष चुने गए थे। ठीक, जब प्रथम लोकसभा का गठन हुआ था तो उस समय स्पीकर का चुनाव हुआ, तो प्रथम स्पीकर जीवी मावलंकर को चुना गया था। प्रथम लोकसभा उपाध्यक्ष कौन थे, प्रथम उपाध्यक्ष थे एम अनंत शयनम अयंगर। एम अनंत शयनम अयंगर, अयंगर याद रखिए, इसी से आपको परीक्षा में पकड़ा जाएगा कि लोकसभा प्रथम उपाध्यक्ष कौन थे। जब पहली बार लोकसभा का गठन हुआ तो उस प्रथम उपाध्यक्ष थे डिप्यूटी स्पीकर एम अनंत शयनम अयंगर। अब प्रथम लोकसभा अध्यक्ष थे यानी स्पीकर जीवी मावलंकर, याद रखिएगा। अब चलिए अगला आर्टिकल हो गया, आर्टिकल 93 लोकसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का नियुक्ति और चुनाव के विषय में। अब चलिए आर्टिकल 94, इसे मान लीजिए पद खाली हो गया, किसका पद, लोकसभा अध्यक्ष स्पीकर का पद या डिप्यूटी स्पीकर का पद, या त्याग पत्र दे दिए या हटाया गया,
पद कब खाली होता है? या तो रिजाइन दे देंगे अपने पद से, या हटाए जाएंगे, या और किसी कारण से पद खाली, जैसे मृत्यु अचानक हो गया चाहे, तो भी पद खाली हो जा सकता है। चाहे त्याग पत्र दिए, काम करने में असमर्थ हो गए होंगे किसी कारणवश, तो त्याग पत्र दे सकते हैं। या कोई गलत गतिविधि में, गलत कार्य में हटाने का प्रस्ताव हो, तो भी पद खाली हो सकता है। यदि स्पीकर या डिप्यूटी स्पीकर यानी अध्यक्ष और उपाध्यक्ष लोकसभा के सदस्य नहीं रहते हैं, तो अपने पद को तुरंत छोड़ना होता है। देखिए, पहले ही बता चुके हैं कि स्पीकर और डिप्यूटी स्पीकर लोकसभा के सदस्य में से ही चुना जाता है। यदि लोकसभा की सदस्यता उनकी समाप्त हो जाएगी, तो ये पद भी क्या हो जाएंगे? स्वतः ही समाप्त हो जाएंगे। या त्याग पत्र दे देंगे, त्याग पत्र दे करके भी एक दूसरे को त्याग पत्र दे सकते हैं। चाहे हटाने की प्रक्रिया द्वारा भी खाली किया जा सकता है। भारतीय संविधान में इनको हटाने की प्रक्रिया द्वारा रिमूव किया जा सकता है। रिमूव मतलब पद से हटाया जा सकता है। तो प्रक्रिया क्या है? स्पीकर को क्या किया जाता है? चाहे डिप्यूटी स्पीकर को, अध्यक्ष को या उपाध्यक्ष को हटाने की प्रक्रिया सेम है। लोकसभा में एक प्रस्ताव लाया जाएगा। लोकसभा में क्या लाया जाएगा? प्रस्ताव। क्या प्रस्ताव लाए? काहे के लिए? कि इनको हटाना है। यदि कोई गलत काम करते हैं, कोई गलत गतिविधि में पकड़े जाते हैं, ये चाहे कोई न किए हो लेकिन आरोप लगता है, तब इन पर एक प्रस्ताव लाया जाता है। और प्रस्ताव में लोकसभा में क्या होगा? बहुमत यदि से पारित हो गया कि तो ये हट जाएंगे। कितना बहुमत चाहिए? तो 2/3। 2/3 बहुमत से यदि लोग स्वीकार कर लिए कि नहीं, इनको हटाना है वोट से, तो इनको हटा दिया जाएगा। लेकिन शर्त यह है कि हटाने के पहले 14 दिन पहले इनको नोटिस देना जरूरी है। 14 दिन पहले जिसको हटाया जाएगा, स्पीकर को या डिप्यूटी स्पीकर को, तो इस हटाने के पहले 14 दिन पहले इनको सूचित किया जाएगा। ऐसे थोड़े है कि प्रस्ताव ला दिए, चुपे चुपे उनको हटा दिए। नहीं, हटाने के पहले सूचना दीजिए 14 दिन पहले, भाई आपके विरुद्ध में प्रस्ताव आ रहा है। यदि पक्ष में वोट हो गए, आप हटाने के पक्ष में बहुमत से वोट लोग दिए, बहुमत से लोग फेवर किए हटाने के पक्ष में, तो आपको पद से हटाया जाएगा। 14 दिन पहले सूचित कर दिया जाता है। यदि लोकसभा भंग होती है, तो लोकसभा के बाकी सदस्य हट जाते हैं। यदि लोकसभा भंग होती है, तो लोकसभा की सदस्यता क्या हो जाती है? खत्म हो जाती है। लेकिन स्पीकर की सदस्यता खत्म नहीं होती है। जैसे मान लो लोकसभा भंग हो गया, प्रधानमंत्री इस्तीफा दे दिए, तो लोकसभा क्या हो जाएगी? उनके मंत्रिपरिषद सब भंग हो जाएगा, सब इस्तीफा देना पड़ेगा। क्योंकि प्रधानमंत्री जब नहीं रहेंगे, तो फिर मंत्रिपरिषद का कोई औचित्य नहीं है। तो सभी की सदस्यता समाप्त हो जाएगी लोकसभा की। लेकिन जो स्पीकर होता है, उनकी सदस्यता क्या रहती है? समाप्त नहीं होती है, जब तक कि दूसरा डिप्यूटी स्पीकर नियुक्त ना हो जाए। नया नियुक्त हो जाएगा तब समाप्त होगी। जैसे राष्ट्रपति में था, राष्ट्रपति का पद जल्दी समाप्त नहीं होता है जब तक दूसरा कोई ना आ जाए। उसी तरह स्पीकर का भी है, लोकसभा अध्यक्ष या उपाध्यक्ष का भी है। जब तक नया कोई नियुक्त नहीं होगा, तब तक वो अपना पद छोड़ेंगे नहीं। जैसे मान लीजिए नरेंद्र मोदी का कार्यकाल पूरा हो जाएगा अगले साल 2027 में, 29 में पूरा होगा, सॉरी। तो 29 में जब अपना इस्तीफा पद से देंगे, तो उनका पूरा लोकसभा क्या हो जाएगी? भंग हो जाएगी, क्योंकि सभी सदस्य की सदस्यता समाप्त हो जाएगी। लेकिन जो स्पीकर और डिप्यूटी स्पीकर रहेंगे ना, उस समय वो उनका पद समाप्त नहीं होगा। कब तक? जब तक कि फिर इलेक्शन ना हो जाए, और इलेक्शन होकर के फिर लोकसभा का गठन ना हो जाए। और जब गठन हो जाएगा ना, और दूसरा जब नियुक्त होगा, तब इनको इस्तीफा देना पड़ेगा, तब ये पद से हटेंगे। ऐसे पद से नहीं हट सकते। ये कह रहा है आर्टिकल 94।
अब चलिए आइए क्वेश्चन एक है कि क्वेश्चन क्या है कि लोकसभा के अध्यक्ष को पद से हटाने के लिए कितना दिन पहले सूचना देना अनिवार्य है? 14 दिन पहले। लोकसभा अध्यक्ष यानी लोकसभा के स्पीकर को चाहे डिप्यूटी स्पीकर को हटाने के पहले, प्रस्ताव ला करके हटाने के पहले 14 दिन पहले उनको सूचना दिया जाना जरूरी है। भाई आपके विरुद्ध प्रस्ताव से आपको हटाया जा सकता है, तो अपने पक्ष में भी अपना रखेंगे पक्ष उस समय। आर्टिकल 95 क्या कह रहा है? देखिए, जब अध्यक्ष का पद खाली हो जाए, मान लो कि जब लोकसभा अध्यक्ष का पद खाली हो जाता है, यानी स्पीकर का पद क्या हो जाता है? खाली हो जाता है। लोकसभा के अध्यक्ष का पद से हटाने के लिए, ये तो हो गया। जब अध्यक्ष का पद खाली हो जाए तो उपाध्यक्ष क्या करेंगे? सारे काम करेंगे। ये किस आर्टिकल में है? आर्टिकल 95 में है। यानी उपाध्यक्ष को पावर मिल जाता है स्पीकर वाला। जब अध्यक्ष का पद खाली रहेगा ना, तो उपाध्यक्ष दोनों पद संभालेंगे, उपाध्यक्ष का भी, डिप्यूटी स्पीकर का भी और स्पीकर का भी। लेकिन जितनी सारी पेमेंट भत्ते सुविधाएं हैं, डिप्यूटी स्पीकर को स्पीकर वाला मिलेगी। ठीक, ये आर्टिकल 95 कह रहा है। हर आर्टिकल को देखते जाइए। आर्टिकल 96 हटाने का प्रस्ताव। लोकसभा के स्पीकर या डिप्यूटी स्पीकर का हटाने के प्रस्ताव के बारे में पढ़ना है 96 में। जब सदन में स्पीकर और डिप्यूटी स्पीकर को हटाने की प्रक्रिया चल रही है तो अध्यक्षता नहीं करेंगे। यदि उन पर हटाने का प्रक्रिया चलने लगी, जिस दिन से हटाने की प्रक्रिया स्टार्ट होगी उसी दिन से स्पीकर अब स्पीकर नहीं रह जाएंगे, क्योंकि भाई आप पर आरोप लग गया है। चाहे कोई भी कर्मचारी हो, सरकारी कर्मचारी हो, जैसे किसी पर आरोप लग जाता है तो तुरंत वो सस्पेंड हो जाता है, फिर वो सरकारी कर्मचारी नहीं रह जाता है। ये सब पर लागू होता है। तो उसी प्रकार स्पीकर है चाहे डिप्यूटी स्पीकर, यदि उन पर आरोप लग गया और हटाने की प्रक्रिया प्रोसेस जारी हो गई, प्रोसेस स्टार्ट हो गया, तो फिर वो स्पीकर या डिप्यूटी स्पीकर के पद पर नहीं रहेंगे। सदन में बोल सकते हैं, सदन में बैठने का अधिकार है। ऐसा नहीं कि सदन से भगा दिया जाएगा। सदन में बोल सकते हैं, किसी बात पर बहस कर सकते हैं, मगर वोट नहीं दे सकते हैं। कुर्सी से अपना क्या कर दें, तो फिर क्या हो सकता है, वो अपना वोट डाल सकते हैं। सॉरी, जब स्पीकर वाला पद तो हट जाता है, ठीक है, लेकिन सदस्य तो है ना जी, सदस्यता थोड़ी समाप्त हो जाएगी। मान लीजिए कोई स्कूल का प्रिंसिपल है, प्रिंसिपल पद से हट गया, तो भाई प्रिंसिपल नहीं है तो टीचर रहेंगे, प्रोफेसर रहेंगे। प्रिंसिपल वाला पद हट जाएगा तो प्रोफेसर वाला पद थोड़ी चला जाएगा। उसी तरह यदि स्पीकर साहब, डिप्यूटी स्पीकर साहब को अध्यक्षता नहीं रहती है, फिर भी लोकसभा के सदस्य रहते हैं, उनको बोलने का अधिकार रहता है और वोटिंग करने का भी अधिकार रहता है। वो अपना वोट डाल सकते हैं। अब चले आइए आर्टिकल 97 में देखो क्या पढ़ना है। अधिकारी में कौन कौन, जैसे लोकसभा के सभापति, उपसभापति, अध्यक्ष या उपाध्यक्ष। आर्टिकल 97 में अधिकारियों, सभापति। अब संसद के बारे में पढ़ रहे हैं। 97 कहाँ से स्टार्ट हो गया? 97 आपका संसद के यानी लोकसभा और राज्यसभा के अधिकारियों के बारे में पढ़ना है। सभापति, उपसभापति, अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, स्पीकर, डिप्यूटी स्पीकर, चेयरमैन, डिप्यूटी चेयरमैन के बारे में, के वेतन और भत्ते के बारे में पढ़ना है कि इनका वेतन और भत्ता कितना होगा। तो यह संसद कानून बनाकर तय करेगी कि इनका वेतन कितना होगा, और संविधान के दूसरी अनुसूची में इनका वेतन लिखा जाएगा। दूसरी अनुसूची में रहता है, संसद कानून बनाएगी।
बताया है ना कानून के लिए प्रस्ताव ला करके कि भाई इनके वेतन कितना होगा। अब संसद के जितने सदस्य हैं वो अपने फेवर में वोट करेंगे कि मेरा इतना होना चाहिए, और जब प्रस्ताव पारित हो जाएगा तो उतना उनका पेमेंट मिलेगा। तो जितने अधिकारी होते हैं, सभापति, उपसभापति, अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, स्पीकर, डिप्यूटी स्पीकर, चेयरमैन, डिप्यूटी चेयरमैन, जितने होते हैं, स्पीकर लोकसभा के कहलाते हैं और चेयरमैन राज्यसभा के कहलाते हैं। तो संसद मान लीजिए कानून, पार्लियामेंट कानून बना दी कि इतना तय है इनका पेमेंट, तो पेमेंट कहाँ से दिया जाएगा? संचित निधि से दिया जाएगा। याद रखना, बहुत इम्पोर्टेंट है, बहुत इम्पोर्टेंट, कि मान लीजिए किसी भी, कोई भी अधिकारियों देश में जो पार्लियामेंट के जो जितने सदस्य होते हैं, सभापति, उपसभापति, अध्यक्ष, उपाध्यक्ष होते हैं, उनका पेमेंट कहाँ से दिया जाता है? संचित निधि से दिया जाता है। संचित निधि क्या है? ये भारत सरकार का एक फंड है, उसी में पैसा जमा रहता है। किस में? संचित निधि में। जैसे तुम्हारा चाहे किसी का भी बैंक अकाउंट होता है तो अपना पूरा बैंक अकाउंट में अपना कमाई रखता है, उसी तरह भारत सरकार अपनी जितना अर्निंग होता है, अब कहिएगा अर्निंग किससे होता है, कमाई किससे होता है, तो टैक्स, कई प्रकार के टैक्सेज है, रोड पर टैक्स है, चाहे और कहीं टैक्स है, कपड़ा पर चाहे और सामानों पर टैक्स है, घर पर टैक्स है, हर चीज़ों पर टैक्स लगता है, जीएसटी लगता है। तो जितना अर्निंग होती है ना, वही कमाई भारत सरकार की होती है और उसी को संचित निधि में जमा होता है। तो उसी में से पैसा निकाल करके संसद के स्पीकर, डिप्यूटी स्पीकर, चेयरमैन को दिया जाता है। यही आर्टिकल 97 कह रहा है। ये कौन कह रहा है? आर्टिकल 97। अब चलिए आइए आर्टिकल 98। आर्टिकल 98 क्या है? संसद का सचिवालय, बहुत इम्पोर्टेंट है। आर्टिकल 98 क्या है? संसद का सचिवालय, सेक्रेटेरिएट ऑफ पार्लियामेंट। सचिवालय क्या होता है? पहली बार नाम सुने होंगे तो बता देते हैं। सचिवालय होता है कि संसद के जितने सदस्य, स्टाफ होते हैं, उनका कार्य, ऑफिस का कार्य देखना और कार्य देखना सभी सचिवालय के अंतर्गत होता है। सचिवालय एक तरह से जितने ऑफिशियल वर्क है सभी सचिवालय में होता है। सेक्रेटेरिएट ऑफ पार्लियामेंट, सचिवालय संसद के दोनों सदन का ऑफिस होता है, बताया ना, ऑफिस होता है। दोनों सदन का अलग अलग स्टाफ होगा। लोकसभा के सचिवालय के अलग स्टाफ होंगे, राज्यसभा में सचिवालय के अलग स्टाफ होंगे। लोकसभा का काम अलग स्टाफ देखेगा और राज्यसभा का काम अलग स्टाफ देखेगा, लेकिन सेक्रेटेरिएट में ही रहते हैं। उनको नियुक्त कर दिया जाता है कि आपको ये काम देखना है सचिवालय में। सचिवालय की जॉब सबसे अच्छी होती है, लेकिन इसमें जानकारी आपको होता है कंपटीशन द्वारा नियुक्त किए जाते हैं इसमें कर्मचारी। सरकार चाहे तो दोनों सदनों का काम को देखने और करने का के लिए पद बना सकती है। सरकार जिसको चाहे उसको पद बना सकती है कि ये काम देखने के लिए ये पद होगा। सचिवालय के कर्मचारियों की भर्ती संसद कानून बनाकर तय करती है। सचिवालय के जो कर्मचारी है सेक्रेटेरिएट के, जैसे भारत सरकार का जो सचिवालय कहाँ पर है? दिल्ली में है, सेक्रेटेरिएट दिल्ली में है। तो सचिवालय के कर्मचारियों की भर्ती कौन करता है? संसद कानून बना करके, संसद पार्लियामेंट कानून बनाकर तय करेगी इनका भर्ती की प्रक्रिया क्या होगी, वही बताएगी कि कैसे भर्ती किया जाएगा संसद सचिवालय के कर्मचारी को, ठीक ना। लोकसभा के महासचिव, जो लोकसभा होता है संसद का निचला सदन क्या कहलाता है? लोकसभा। उनके महासचिव यानी सेक्रेटरी, लोकसभा के महासचिव मतलब सेक्रेटरी, लोकसभा के पूरा कार्यभार देखने वाला, पूरा कार्यवाही देखने वाला सेक्रेटरी नियुक्त स्पीकर करता है। लोकसभा का स्पीकर ही नियुक्त करेगा कि सेक्रेटरी कौन होगा, ऐसे नहीं कि कोई भी नियुक्त कर देगा, स्पीकर नियुक्त करेगा। संसद के अध्यक्ष
या सभापति यानी स्पीकर या चेयरमैन। स्पीकर कहलाते हैं लोकसभा के स्पीकर, चेयरमैन कहलाते हैं राज्यसभा के। तो ये दोनों के अधीन काम करते हैं सेक्रेटरी। यह किसी मंत्रालय के अधीन नहीं आते हैं। सचिवालय के जितने स्टाफ होते हैं, चाहे सेक्रेटरी होते हैं, वह किसी मंत्रालय के अधीन नहीं आते हैं। ठीक है, यानी कोई भी मिनिस्ट्री के अधीन नहीं आएंगे। जो सेक्रेटरी, जो सचिवालय के जो सेक्रेटरी होते हैं, ठीक ना, वो किसी मंत्रालय के अधीन नहीं आते हैं। ये सरकार का जो संसद का एक तरह से ऑफिशियल कार्य देखने के लिए नियुक्त होते हैं। तो ये किसी मंत्रालय के अधीन नहीं आते हैं। इस पर कोई मंत्रालय अपना नियंत्रण नहीं कर सकता है, यह स्वतंत्र होते हैं। अब चले आइए आर्टिकल 99, सांसदों की शपथ। सांसद बता दिए, सांसद मतलब क्या? एमपी। जो एमपी होते हैं, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, पार्लियामेंट के सदस्य होते हैं, उनकी शपथ कैसे होगी? भारत के सांसदों का शपथ कौन दिलाता है? पद की शपथ, सांसद की सदस्यता की पद जो होती है ना, उसका शपथ कौन दिलाते हैं? तो राष्ट्रपति दिलाते हैं सबको। ये प्रधानमंत्री का शपथ राष्ट्रपति दिलाते हैं, चाहे जितने मंत्री हैं। प्रधानमंत्री के नीचे प्रधानमंत्री तो तय करेंगे कि कौन कौन मिनिस्टर होगा, लेकिन शपथ कौन दिलाएगा? राष्ट्रपति। प्रधानमंत्री के सलाह पर कि भाई प्रधानमंत्री बताओ कि तुमको और किसको चुनना है, कौन मंत्री, तो प्रधानमंत्री सलाह देंगे कि इनको चुनना है, तो फिर उनको शपथ दिलाएंगे उस पद का। कोई भी पद संसद बिना शपथ के लिए संसद की कार्यवाही में भाग नहीं ले सकता है। शपथ तो लेना ही पड़ेगा राष्ट्रपति के सामने, तभी वो संसद के कार्यवाही में भाग लेंगे और वोट देंगे। बिना शपथ लिए नहीं। कोई भी पद के लिए शपथ लेना जरूरी है। आर्टिकल 100, सदनों में मतदान की प्रक्रिया तथा कोरम। कोरम का मतलब गणपूर्ति। जो पार्लियामेंट में मतदान कैसी होती है, और कोरम क्या चीज़ है, ये नया वर्ड है कोरम। कोरम अंग्रेजी वर्ड है, इसका हिंदी में अर्थ होता है गणपूर्ति। तो सदन मतदान की प्रक्रिया क्या है, पहले बारी बारी समझिए। तो सभी फैसले, जितने फैसले होते हैं, कोई भी प्रस्ताव है, उस पर फैसला स्वयं नहीं, स्पीकर स्वयं नहीं करते हैं, बल्कि चुनाव के द्वारा कराया जाता है। और जिनका बहुमत मिलता है, मेजॉरिटी मिलता है, वो फैसला, जो फैसला पर बहुमत मिलता है, तो फैसला को फिर आगे बढ़ा दिया जाता है राष्ट्रपति के लिए। ठीक, यदि किसी प्रस्ताव, यदि कोई फैसला है वो पारित हो जाता है, तो फिर क्या होता है, प्रस्ताव को मान लिया जाता है, प्रस्ताव पास हो जाता है। कोई प्रस्ताव मेजॉरिटी चुनाव के द्वारा ये कराया जाता है। यदि किसी प्रस्ताव, कोई मुद्दा है या कोई प्रस्ताव है पर वोट बराबर है, मान लो वोट बराबर आ गया किसी प्रस्ताव पर, या किसी को हटाने का प्रस्ताव, चाहे किसी को, चाहे अन्य प्रस्ताव है कोई, और वोट बराबर हो गया, विरोधी का भी, पक्ष में और विपक्ष में दोनों का वोट बराबर हो गया, तो अध्यक्ष चाहे सभापति का वोट निर्णायक होता है। तब लास्ट में अध्यक्ष और सभापति वोट देंगे, जिसको फेवर कर देंगे वो निर्णायक होगा, उसको मान लिया जाएगा। वोट बराबर जब होगा तब, यदि बराबर नहीं होता है तो कोई बात नहीं। और देखिए कोरम क्या कहलाता है, गणपूर्ति। कोरम, कोरम का मतलब ये होता है ना कि यदि सदन में बहुत कम आदमी यानी उपस्थित है, सदस्य बहुत कम है, तब सदन यानी लोकसभा और राज्यसभा में कुल सदस्य का 1/10, लोकसभा में 1/10 कुल सदस्य का, और राज्यसभा में 1/10 सदस्य है। यदि कम से कम होना चाहिए, कुल सदस्य का 1/10 यदि सदस्य है, तब लोकसभा की कार्यवाही होगी। यदि 1/10 से कम सदस्य है तो फिर लोकसभा की कार्यवाही नहीं होगी, या सदन की कार्यवाही नहीं होगी। उस सदन को क्या कर दिया जाएगा, स्थगित कर दिया जाएगा, चाहे लोकसभा हो चाहे राज्यसभा,
कुल सदस्यों का 1/10 यदि आ गए लोकसभा में तो लोकसभा की कार्यवाही स्टार्ट होगी। यदि राज्यसभा में कुल सदस्यों का 1/10 आ गए तो कार्यवाही जारी रहेगी। यदि 1/10 नहीं आए तो फिर स्थगित कर दिया जाएगा सदन को। वही कह रहा है कि सदन में बहुत कम आदमी जब रहेंगे तब सदन में कुल सदस्य का 1/10 प्रत्येक सदन में हो, मतलब कुल सदस्य का 1/10 प्रत्येक सदन में रहेंगे तभी कार्यवाही होगी। जैसे लोकसभा में 1/10 रहेंगे तभी लोकसभा कार्यवाही होगी, राज्यसभा में 1/10 रहेंगे कुल सदस्य का तभी कार्रवाई होगी। यदि 1/10 से कुल सदस्यों का 1/10 नहीं उपस्थित है तो सदन को क्या कर दिया जाएगा, सस्पेंड कर दिया जाएगा, स्थगित कर दिया जाएगा, रोक लगा दिया जाएगा। यदि सदन में कुछ सीटें वैकेंट हो, मान लो कुछ सीटें खाली है सदन में, कुछ सदस्यों की सीटें खाली है, तब भी कार्यवाही रहेगी। ये नहीं कि कोई खाली है सीट तो कार्यवाही नहीं होगी, किसी के बगैर काम नहीं रुकेगा। कहने का मतलब यही है, खाली है तो खाली है। यदि किसी सदन में सदस्य ने वोट दिया और बाद में पता चला कि वह उसका हकदार नहीं है, मान लो सदन का सदस्य बन गया गलत तरीके से और वोट दे दिया, बाद में पता चला कि वो तो सदन का हकदार ही नहीं था, तो उसका वोट को वैलिड माना जाएगा। ये नहीं कि वो वोट अनवैलिड हो जाएगा। जब सदस्य था उस समय वोट दिया है तो वो वोट वैलिड है। बाद में उसकी सदस्यता किसी कारणवश यदि रद्द हो जाती है तो उसके आधार पर हम ये नहीं कह सकते हैं कि वो वोट अनवैलिड हो जाएगा, अवैध हो जाएगा। जब सदस्य था तो वैध था, तो हमेशा के लिए वैध वो रहेगा वोट। ये हो गया। अब चले आइए आर्टिकल 101 में, संसद के सीटों को खाली होना। संसद के सीट यदि खाली हो जाते हैं, संसद के सीट खाली हो गया, वैकेशन ऑफ सीट्स। संसद के सीट किस स्थिति में खाली होंगे, देखो दोहरी सदस्यता, कोई व्यक्ति संसद और राज्य विधानमंडल एमएलए, कोई व्यक्ति संसद भी बन गया और एमएलए भी बन गया तो एक पोस्ट उसको छोड़ना पड़ेगा, एक पोस्ट खाली करना पड़ेगा। ये कोई व्यक्ति लोकसभा के सदस्य बन गया, कोई व्यक्ति राज्यसभा के सदस्य बन गया, लोकसभा से राज्यसभा का सदस्य बन गया तो फिर लोकसभा वाला छोड़ना पड़ेगा। यदि राज्यसभा से लोकसभा का बन गया तो राज्यसभा वाला छोड़ना पड़ेगा। यानी सीट कब खाली होगी, जब दोहरी सदस्यता होगी। यदि एक ही आदमी 2 पद ले लेंगे तो एक पद को छोड़ा जाता है। चाहे कोई भी गवर्नमेंट सर्वेंट में एक आदमी 2 सर्विस नहीं कर सकते हैं, सरकारी सर्विस, एक पर रिजाइन देना पड़ेगा ही। तो वही नियम ये यहाँ पर भी लागू होता है कि कोई कोई व्यक्ति लोकसभा का सदस्य है, फिर वो राज्यसभा का सदस्य चुना जाता है तो लोकसभा वाला उसको त्याग देना पड़ेगा। दोनों एक साथ नहीं रह सकते हैं कोई भी पद पर, इसमें एक सीट छोड़ना होगा। यानी लोकसभा तो राज्यसभा दोनों का सदस्य एक साथ नहीं रह सकते हैं। चाहे अयोग्य होने पर भी सीट खाली हो सकती है। जैसे मान लीजिए पता चला कि आप दिवालिया है, दिवालिया मतलब भारत सरकार के कर्ज नहीं चुकाए हो, कर्जा ले लिया और चुकाए नहीं, तो उसको दिवालिया बोला जाता है। दल बदल कानून के तहत, मान लीजिए किसी दल के तहत लोकसभा के सदस्य बने और फिर उस दल से आप उस दल से में नहीं रहना चाहते, उस दल से त्याग पत्र देना चाहेंगे। जब दल से उस पार्टी से त्याग दे दीजिएगा ना तो फिर आप एमपी नहीं रह जाइएगा, उस लोकसभा के सदस्य चाहे राज्यसभा की सदस्यता समाप्त हो जाएगी। दल बदल मतलब मान लो कि अभी बीजेपी के पार्टी में हो, बाद में कांग्रेस में चले जाते हो और एमपी हो तो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, तो फिर आपकी सदस्यता समाप्त हो जाएगी क्योंकि आप बीजेपी त्याग कर दिए। यानी दल बदल कानून के तहत यदि कोई दल को बदलता है, कोई दल बदलता है, कोई दल को चेंज करता है तो फिर उनकी सदस्यता क्या हो जाती है, समाप्त हो जाती है। क्योंकि भाई उस पार्टी के तहत आप एमपी बने हो और उसी पार्टी का विरोध कर दिए तो फिर किस तरह का एमपी, फिर आपकी सदस्यता समाप्त हो जाएगी और सीट खाली हो जाएगा। ये सीट खाली होने का शर्त हो गया। त्याग पत्र, मान लो रिजाइन दे दिए, कोई भी सांसद अपना इस्तीफा दे देता है स्पीकर को लिख करके तो फिर सीट खाली हो जाएगी। ये तो सीधी बात है, इसमें तो कोई समझने वाली बात ही नहीं है। या अनुपस्थित है, यदि ऑब्सेंट है, नहीं आया है आज पार्लियामेंट में
तो फिर सीट खाली रहेगी। यदि 60 दिन तक लगातार मान लो कि संसद की कार्यवाही चल रही है और 60 दिन तक अनुपस्थित रहे, यदि मान लो कि संसद चल रहा है और आप नहीं जा रहे हो संसद में, तो 60 दिनों तक अनुपस्थित रहिएगा तो फिर वो सीट खाली माना जाएगा। 60 दिनों तक अनुपस्थित, बिना अनुमति के 60 दिन तक अनुपस्थित रहिएगा ना, तो फिर एक उस सीट को खाली माना जाएगा, वो सीट वैकेंट माना जाएगा। क्योंकि भाई आप रेगुलर वो आप उपस्थित नहीं हो रहे हैं, इस आधार पर कितने दिन बिना परमिशन के 60 दिन तक नहीं आए आप पार्लियामेंट के कार्यवाही में, इसलिए आपका सीट को वैकेंट माना जाता है, तो सीट वैकेंट हो जाएगा। अब चलिए आर्टिकल 102, सदन के सदस्यों की अयोग्यता। कोई भी सदन का सदस्य एमपी, कोई भी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट एमपी अयोग्य कब होगा, डिसक्वालीफाइड कब होगा, कब योग्यता समाप्त हो जाएगी सदन की, यदि लाभ के पद पर हो। यह आर्टिकल 102 कह रहा है कि यदि कोई प्रॉफिट के पद पर है, कोई सरकारी गवर्नमेंट है एम्प्लॉई है, मंत्री पद पर है, तो ये नहीं, मंत्री तो मान लीजिए मंत्री पब्लिक के सपोर्ट से जीता है, तो ये लाभ का पद नहीं माना जाता है, इसको हटा देना है। गवर्नमेंट एम्प्लॉई हो चाहे अन्य कोई लाभ का पद हो, सरकार का कोई काम कर रहे हो और सरकार से पैसा ले रहे हो काम के एवज में, तो लाभ का पद उसी को बोला जाता है। मंत्री पद को लाभ का पद नहीं बोला जाता है। तो लाभ के पद पर रहने पर भी संसद की सदस्यता रद्द हो जाएगी, समाप्त हो जाएगी, अयोग्य हो जाएंगे। यदि कोई मंत्री 6 माह तक सदन का सदस्य नहीं रहता है, यानी 6 माह तक वो बिना परमिशन का वो सदन में नहीं जाता है, तो उनको इस्तीफा देना पड़ेगा और उनका सीट खाली हो जाएगा। मजबूरी है इस्तीफा देना 6 माह तक, ये नियम है। मानसिक रूप से अस्वस्थ, यदि कोई मानसिक रूप से स्वस्थ नहीं है, पागल है या दिवालिया है, दिवालिया मतलब कि न्यायालय द्वारा कर्ज नहीं चुकाया है, उसको दिवालिया बोला जाता है, तो उनकी भी सदस्यता क्या हो जाएगी, समाप्त हो जाएगी। भारत की नागरिकता न होने पर, भारत की नागरिकता यदि नहीं है तो भी संसद की सदस्यता के लिए अयोग्य रहेंगे, संसद के सदस्य नहीं रह सकते हैं। नागरिक ही संसद के सदस्य बन सकते हैं और संसद की चुनाव लड़ सकते हैं। पागल नहीं लड़ सकते हैं, दिवालिया नहीं लड़ सकते हैं, जो सरकार का कर्जा नहीं चुकाया है वो भी नहीं लड़ सकता है, या कोई अपराध किया है वो भी नहीं लड़ सकता है, या संसद द्वारा कोई कानून बनाकर अयोग्य घोषित किया गया है तो भी वो संसद के लिए योग्य नहीं है। जन प्रतिनिधित्व एक्ट 1951 के अनुसार उनको जन प्रतिनिधित्व एक्ट, मतलब कि 1951 में जो एक्ट बना है जन प्रतिनिधित्व, उसके अनुसार योग्य है तभी संसद के सदस्य की योग्यता रखेंगे, नहीं तो अयोग्य हो जाएंगे। जो नियम का पालन करेंगे जिसके अंतर्गत, यानी कोई जैसे मान लीजिए कोई मर्डर कर दिया है और उस पर केस चल रही है, तो वो फिर वो संसद का सदस्य नहीं रहेगा। दल बदल, संसद द्वारा निर्मित कानून के तहत अयोग्य, कोई भी कानून बना है उसके तहत वो अयोग्य हो सकते हैं। पार्टी से त्याग पत्र देने पर भी अयोग्य हो जाएंगे। दल बदल कानून क्या है, दल बदल कानून 10वीं अनुसूची में है। इसमें पार्टी से त्याग पत्र देने पर मतलब अपनी पार्टी, किसी पार्टी से जीते हो और त्याग पत्र दे दिए, अपने पार्टी के खिलाफ वोट करने पर फिर वो संसद, वो आप सदन के सदस्य नहीं रहेंगे। या पार्टी से त्याग पत्र दे दिए, चाहे अपनी पार्टी के खिलाफ बोलने लगे, जिस पार्टी से चुनाव लड़कर गए और सदन के सदस्य बने और उसी पार्टी के खिलाफ में आप वोट करने लगे, तो फिर आप वोट सदस्यता के पात्र नहीं रहेंगे। निर्दलीय सदस्य को राजनीतिक दल ज्वाइन करने पर, यदि निर्दलीय सदस्य है और कोई पार्टी ज्वाइन कर लिया तो फिर उनकी सदस्यता समाप्त हो जाएगी। निर्दलीय सदस्य को राजनीतिक दल ज्वाइन करने पर
वो सदस्यता उनकी समाप्त हो जाएगी। मनोनीत सदस्य, यदि कोई मनोनीत सदस्य 6 माह बाद कोई पार्टी ज्वाइन कर लेता है, कोई मान लीजिए कोई मनोनीत सदस्य है और राज्यसभा का सदस्य है, ठीक है, और 6 महीना बाद उसको कोई पार्टी ज्वाइन कर लेता है, तो फिर उनको सदस्यता से त्याग पत्र देना पड़ेगा। यदि पूरे सदस्य 2/3 सदस्य पार्टी ज्वाइन कर लेंगे ना, तो 2/3 सदस्य एक पार्टी से दूसरे पार्टी में शामिल होते हैं, तो पीठासीन जो अधिकारी होते हैं पार्टी से त्याग पत्र दे सकता है। तो जो अधिकारी होता है पार्टी से क्या करेगा, त्याग पत्र दे देगा। यानी कि एक सदस्य है 6 माह तक कोई पार्टी ज्वाइन कर लेता है मनोनीत सदस्य, तो उनकी सदस्यता समाप्त हो जाएगी, याद रखना है बस। आर्टिकल 103 क्या है, सदस्यत्व की अयोग्यता पर निर्णय। सदस्यत्व की अयोग्यता पर अंतिम निर्णय राष्ट्रपति निर्वाचन आयोग की सलाह पर लेते हैं। 103 आर्टिकल कह रहा है कि सदस्यों की जो अयोग्यता है उस पर निर्णय राष्ट्रपति लेते हैं लास्ट में, और अंतिम निर्णय राष्ट्रपति निर्वाचन आयोग इलेक्शन कमीशन की सलाह पर लेते हैं। इलेक्शन कमीशन जैसे कहेगा उसके अनुसार सदस्य की अयोग्यता पर अपना लास्ट डिसीजन देंगे कि आप अयोग्य हो, संसद के सदस्य के लायक नहीं हो। आर्टिकल 104 देखिए, सदन में बैठने और वोट करने पर जुर्माना। कैसे आदमी को भाई जुर्माना लगेगा, देखिए बताए थे ना, 104 जो है जुर्माना संबंधित है। यदि अयोग्य सदस्य सदन में बैठता है, यदि सदन का सदस्यता के लायक नहीं है और गलती से चाहे छुप करके चाहे छिपा करके वो सदस्य सदन में बैठता है और वोट कर लेता है, तो उनको जुर्माना लगता है। कितना जुर्माना रखा गया है, 500 रुपया जुर्माना। तो ये था आर्टिकल 104 तक, बाकी आर्टिकल आगे पढ़ाएंगे नेक्स्ट में। थैंक्स।